हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 1 जून और 1 जून से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 1 जून से बनने वाली सारी करंट अफेयर्स को हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं। देखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको हर दिन बताता हूं कि आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या ज्ञानकोश ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूं आगे आज की करंट अफेयर्स। अब देखिएगा, आज की करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आज का दिवस। अब आज तो 1 जून है और 1 जून का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा, आज का जो दिन है वो विश्व दुग्ध दिवस यानी कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड कहें मिल्क डे के रूप में आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल या वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस को मनाने की अगर हम बात करें शुरुआत कब होती है, तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी। 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। और उसके बाद एक बात और समझ लीजिएगा कि इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सिंपल सी है कि जो दूध है, दूध के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, दूध के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, साथ साथ में दूध उद्योग जो है, जो मिल्क उद्योग है, जो मिल्क इंडस्ट्रीज है, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना ही आज के दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। 2001 के बाद 1 जून 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। उसके बाद प्रतिवर्ष हर वर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। समझ में आई? आसान सी बात थी। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि उड़ान योजना। अब एक योजना शुरू करी गई है, इसका नाम है उड़ान योजना। अब ये उड़ान योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है। तो ये जो योजना है ये यहां से मैं आपसे बताता हूं कि अरुणा चौधरी के द्वारा ये उड़ान योजना शुरू करी गई है। अब क्या है इस योजना के बारे में, वो सारी बातें तो पढ़ेंगे बाद में। पहले हम ये 4 प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, मैं यहां से बताता हूं कि मनप्रीत बादल कौन है। मनप्रीत सिंह बादल कौन है? तो वे पंजाब के वित्त मंत्री हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हैं कौन? मनप्रीत बादल। उसके बाद बात करता हूं कि वीपी सिंह बदनौर कौन है। वीपी सिंह बदनौर जो है वे पंजाब राज्य के ही राज्यपाल है, वीपी सिंह बदनौर। उसके बाद में बात करता हूं अमरिंदर सिंह कौन है। तो अमरिंदर सिंह जो है वे पंजाब राज्य के ही चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री हैं। अब यहां से एक प्रश्न समझ में ये आया कि अरुणा चौधरी कौन है। तो देखिएगा, उनके बारे में मैं आपसे उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि वित्त मंत्री तो मनप्रीत सिंह बादल है, लेकिन अगर गृह मंत्री की बात करी जाए, पंजाब राज्य के गृह मंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह जो है उनके पास से मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में गृह मंत्रालय का जो पदभार है वो भी अमरिंदर सिंह के ही पास है। अब बात करता हूं प्रश्न की। देखिएगा, अरुणा चौधरी के द्वारा ये उड़ान योजना शुरू करी गई है। वे क्या है? तो वे पंजाब राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री है। पंजाब राज्य की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस उड़ान योजना का जो उद्देश्य है वो सिंपल सा है कि महिला सशक्तिकरण के, महिलाओं को मजबूत बनाना, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। और इस योजना के साथ साथ में एक चीज और भी घोषणा करी गई है। किस चीज की घोषणा करी गई है? कि ये योजना जो है ये अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो कि 28 मई को था, इस दिवस के दिन ही इसे शुरू किया गया। अब यहां से समझिएगा कि जैसे कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, तो इससे ही संबंधित है। ये क्या है कि जो इसके तहत जो जरूरतमंद महिला और लड़कियां होती है उनको हर महीने, प्रति महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड जो है वे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत ये सारी बातें बताई गई हैं। समझ में आई होगी आसानी से। अब यहां से समझ में आई तो हमने पंजाब राज्य के 4 मंत्रियों के बारे में पढ़ लिया, 4 मंत्रालय के बारे में पढ़ लिया। तो ये सारी योजना, ये सारी जानकारी थी जो कि इस पहले प्रश्न से हमारी समाप्त होती है। अब मैं बात करता हूं आपसे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इस बैंक ने 10 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है, 10 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो कौन से बैंक पर लगाया? तो क्योंकि आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक है, इसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, इसमें केवल कंपनियां खाता खोलती है, केवल ये औद्योगिकरण का होता है। इसमें जो जितने भी बैंक होते हैं, कंपनियां नहीं, जो बैंक होते हैं वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां से इतनी सी बात बताइए। अब किसी भी बैंक पर जुर्माना लगाना है, किसी बैंक को रद्द करना है, किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करना है, किसी बैंक को मंजूरी देनी है, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कौन से बैंक पे? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पर अब 10 करोड़ रुपए का 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 10 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो अब लगा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। समझ में आई बात? यहां से मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूं। देखिएगा, 3 ऑप्शन लिखे हैं, इन तीनों ऑप्शन जो कि आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, पीएनबी है, इन पर भी कुछ समय पहले जुर्माना लगाया गया था। वो सारी जानकारियां भी मैं आपके सामने लेके आता हूं। पहले मैं आपसे बताता हूं कि एचडीएफसी बैंक पर जो जुर्माना लगाया गया है उसका कारण क्या है। तो इसका रीजन क्या रहा कि भाई एचडीएफसी बैंक जो है इस पर जुर्माना लगाने का जो रीजन रहा वो समझिएगा कि जो ऑटो ऋण पोर्टफोलियो है, ऑटो ऋण पोर्टफोलियो के नियामक में कुछ इसके उसमें कुछ कमियां पाई गई। इसका अनुपालन, इन सारी चीजों का अनुपालन सही से नहीं किया गया और इसी के कारण ही एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया है। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनिएगा कि इससे पहले आईसीआईसीआई, क्योंकि तीनों ऑप्शन मैंने रखे थे, देखिएगा ये तीनों ऑप्शन रखे थे। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक पर है इस पर कुछ समय पहले 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। कारण क्या था? क्योंकि जो एक्शन रेगुलेटरी होती है, इस एक्शन रेगुलेटरी यानी कि जो काम करने की जो लगातार जो प्रतिबद्धता होती है उसमें कमी पाने के कारण, गड़बड़ी पाने के कारण ही इस पर आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद समझिएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। क्यों? क्योंकि जो नियमन कानून है इन सभी कानूनों का इसने, एसबीआई ने उल्लंघन किया है और उसके बाद में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पर कुछ समय पहले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जो कि भुगतान और जो निपटान प्रणाली होती है, क्योंकि बैंक जो होता है वो कई चीजों का निपटान करता है, कई चीजों की भुगतान करता है। अब उसमें कुछ कानूनों का उल्लंघन करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। समझ में आई? आसान बात है। अब मेरी बात समझिएगा, ये सारी जानकारियां हमने दी है। कौन से बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? एचडीएफसी बैंक। तो यहां से मेरी बात समझिएगा, एचडीएफसी बैंक के अगर मैं मुख्यालय की बात करूं और अगर मैं आपसे हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, अगर मैं इसके प्रबंध निदेशक, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूं तो शशिधर जगदीशन जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। समझिएगा मेरी बात को। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, के हम आपके जो साम्राज्य, आपका जो विश्व है उसको जानते हैं, हम समझते हैं। ये इसकी टैगलाइन है। बाद में बात करते हैं, हम करता हूं कि स्थापना कब हुई थी। तो एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है ये अगस्त 1994 में करी गई थी। अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है ये करी गई थी। आसान बात है। अब मेरी बात समझिएगा, ये हमारा दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न क्लियर होते ही हमारे सामने आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या रहा? तो तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस पीड़ित है, इन सभी पीड़ितों के जो आश्रित है, कि जो व्यक्ति ऐसे हैं उनको पेंशन देने की योजना की घोषणा करी गई। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति, इसका पहले मैं प्रश्न को समझाता हूं आपसे कि ऐसे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अब अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उनकी इनकम कहां से आएगी? अगर भाई वो तो घर बैठ गए ना, तो ऐसे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं, और उनके आश्रित उनका परिवार है, अगर वही काम नहीं कर पाएंगे तो परिवार कहां से खाएगा? तो ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित रहे और उनका घर, पूरा परिवार
अगर प्रभावित हुआ है तो उन सभी के लिए, उन सभी को पेंशन देने की घोषणा करी गई है। और ये जो पेंशन देने की घोषणा जो है ये किसके द्वारा करी गई है, किसके द्वारा ये घोषणा करी गई है? तो किसके द्वारा करी जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कहां से किसके द्वारा करी जा सकती है? भाई भारत में होगा तो इसकी सिंपल सी बात है कि केंद्रीय सरकार, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं केंद्रीय सरकार के स्थान पर अगर आपका प्रश्न ये आ जाए कि भारत सरकार, तो भारत सरकार भी हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार का ऑटोमेटिक मतलब होता है कि केंद्र सरकार। पंजाब सरकार का मतलब है पंजाब राज्य की सरकार, लेकिन भारत सरकार कहें या केंद्रीय सरकार कहें तो आपकी बात एक ही रहेगी। समझ में आई ना? तो ये दोनों एक दूसरे के ही पहलू है। इतनी सी बात आसान समझ में आई। अब अगर आई तो मेरी बात समझिएगा। अरे 4 ऑप्शन आ गए हैं। 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन लिखा था आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड विश्व युद्ध जब बंद हुआ था, तब ये 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ, 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी। आपको पता होना चाहिए। इसके वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वे इसके डीजी है या ऐसा कहे महानिदेशक। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि शुरुआत में 1945 में 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे, तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र बना था। लेकिन जो मेरा प्रश्न है आपके लिए कि वर्तमान में कितने देश हैं? बस शुरू में 50 देश थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? तो अब बढ़कर कितने देश हो गए हैं? अब बढ़कर कितने देश हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में या ऐसा कहे संयुक्त राष्ट्र में? तो अब है 193, 193 देश जो हैं वो वर्तमान में है। ये बात समझ लीजिएगा इस बात को। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को। यूनेस्को की मैं बात करता हूं आपसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। 1945 में इसकी स्थापना हुई। 1945 में इसकी 1948 में हुई थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो 1948 में करी गई थी, जिसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडेनोम। और एक बात छूट गई चलते चलते कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, जिसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? एंड्रो एजोले जो है वे यूनेस्को के वर्तमान में डीजी हैं। समझ में आई ना बात? अब मेरी बात समझिएगा। केंद्रीय सरकार, भारत की केंद्रीय सरकार के बारे में कहा गया है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा इसकी घोषणा करी गई, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा कि किसकी अध्यक्षता में? तो देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री पीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये जो कोविड-19 पीड़ित के आश्रितों को जो पेंशन देने की शुरुआत है ये करी गई है। ये बात आपकी समझ में आई? अगर आई तो ये उन परिवारों के लिए है जिन्होंने जो तो या तो पीड़ित रहे या जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है कोरोना वायरस के कारण। समझ में आई नहीं इतनी सी बात? अब समझ में आई तो समझिएगा। इसके तहत भी कितनी योजनाएं शुरू करी गई? तो इसके तहत भी 2 योजनाएं शुरू करी गई। पहली कौन सी है? पहली योजना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन, यदि आपके व्यक्ति, कमाने वाले व्यक्ति, अगर किसी के कोई एक्सपायर हो गया है तो उसका जो दैनिक वेतन था, जो उसके दिन का, प्रतिदिन वो जितना कमाता था, उस कमाने के 90% भाग के रूप में पेंशन दी जाएगी। मान लीजिएगा अगर उसकी एक दिन की इनकम 200 रुपए थी, तो इस 200 रुपए का 90% यानी कि 180 रुपए की आपकी मंथली इनकम उसमें पेंशन के तौर पर दिन के हिसाब से 180 आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? अब एक बात, ये लाभ कब से कब तक मिलेगा? तो 24 मार्च 2020 से लेकर के ये 24 मार्च 2022 तक चलेगा। समझ में आई ना? अब दूसरी योजना की मैं बात करता हूं, तो दूसरी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत ही, किस संगठन का नाम भी बताया, किस संगठन के तहत, और योजना का नाम की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। इसके तहत जो होगा कि 6 लाख रुपए से बढ़ा करके इसकी जो बीमा राशि थी कि जिन्होंने बीमा करा रखा था 6 लाख रुपए तक का, अब उनकी बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 7 लाख कर दी गई है। 7 लाख कर दी गई। ठीक है। अब इसके बाद में यह लाभ जो है 15 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। आसान बात समझ में आई आपको? अगर आई तो प्रश्न नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। देखिएगा, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि किस मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ऐसा है
कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने कि युवा प्रधानमंत्री योजना जो है ये शुरू करी है। अब ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने कि ये युवा प्रधानमंत्री योजना जो है ये शुरू करी है। तो युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू करने वाला जो मंत्रालय बना है वो कौन सा बना है, तो यहां से देख लीजिएगा ये कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के तहत जो उच्च विभाग है उसने इसको शुरू किया है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं पहले इनके बारे में। सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा है कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में उनके पास परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी है, साथ साथ में अंतरिक्ष मंत्रालय भी है। समझ में आए ना। अब मैं बात करता हूं कि उर्वरक और रसायन मंत्री कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन डी कि जल शक्ति मंत्रालय के कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जानकारी आपको मिली। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के तहत ही जो उच्च शिक्षा विभाग है इसने ये योजना शुरू करी है। समझ में आई। अब मेरी बात समझिएगा, युवा की फुल फॉर्म देखो, नाम से ये युवा, तो युवा की फुल फॉर्म क्या है, YUVA यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसकी हुई फुल फॉर्म। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है कि जो 30 वर्ष से कम के युवा हैं, जो 30 वर्ष से कम के युवा हैं, उन सभी को उभरते लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, साथ साथ में दूसरी बात क्या है कि उन्हें परामर्श भी दिया जाएगा। उनको पहले तो प्रशिक्षित किया जाए किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है, इस कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ साथ में जो दूसरी बात कौन सी है दूसरी बात यह है कि उनके साथ साथ में परामर्श भी दिया जाएगा। और एक बात और समझिएगा कि इसके तहत कुल 75 लेखकों को का चयन किया जाएगा, जो कि 1 जून से 21 जुलाई 2021 तक का उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन उनको पहले करना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें से टॉप 75 लेखकों को इसके लिए चुना जाएगा। समझ में आई बात। अब मेरी बात समझिएगा, यहां से 2 प्रश्न आते हैं, क्योंकि इनको चुनने का कार्य कौन करेगा, इनको चुनने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के द्वारा किया जाएगा। ठीक, न्यास के द्वारा। जिसके अध्यक्ष कौन है, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो गोविंद प्रसाद शर्मा इसके अध्यक्ष है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में करी गई थी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो अब आपकी स्क्रीन पे आता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है, देखिएगा 5वां प्रश्न क्या आता है आपकी स्क्रीन पे। अब आपकी स्क्रीन पे 5वां प्रश्न आता है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो है, अब इस चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में किसने रजत पदक जीता है। रजत पदक यानी कि सेकंड पुरस्कार। सबसे पहले होता है स्वर्ण पदक, दूसरे नंबर पर होता है आपका रजत पदक, और तीसरे नंबर पर होता है आपका कांस्य पदक। तो ये 3 पदक है जिसमें से मैंने पूछा है कि ये बताइए कि रजत पदक किसने जीता है। तो बात करता हूं मैं आपसे, मैरी कॉम ऑप्शन लिखा हुआ है, वो शायद गलत खुल गया, कोई बात नहीं, मैरी कॉम के द्वारा ये जीता गया। ठीक है, इससे पहले प्रश्न ये था कि मैरी कॉम ने जीता है, ऐसा प्रश्न था। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि देखिएगा, मैं बात करता हूं विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। उसके बाद डिंको सिंह जो कि असम मेघालय के आसपास के क्षेत्र के थे, जिन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और पूजा रानी कौन है, इन्हीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली, जो कि 75 किलोग्राम वर्ग में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बात थी आपसे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि भैया मैरी कॉम जो है, उन्होंने भारतीय मुक्केबाज है मैरी कॉम, इसका आयोजन कहां हो रहा है, दुबई में। इसके बाद के फाइनल मैच में 2 बार की विश्व चैंपियन जो कि कजाकिस्तान की है, नाजिम कजाइबे इनसे हारी है। तो मतलब यहां से ये प्रश्न निकल के आता है कि अगर मैं बात करूं स्वर्ण पदक किसे मिला है, तो नाजिम कजाइबे को मिला है। नाजिम कजाइबे कौन से देश की हैं, वे कजाकिस्तान की है। साथ साथ में 2 बार
वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन भी वो रह चुकी है। तो ये सारी बातें आपको मैंने बताई है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिएगा थोड़ी सी बातें इस प्रश्न में और छुपी हुई है। कौन सी? कि अभी बताया कि 75 में तो पूजा रानी ने जीत लिया है 75 किलो वर्ग में, लेकिन जो मैरी कॉम ने जीता है वो कौन से वर्ग में जीता है? 51 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है और ये उनका दूसरा रजत पदक है। दूसरा 2018 में उन्होंने जीता था। पहला पदक कब जीता था? 2008 में उन्होंने जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत पदक जीते हुए, जिनमें से मैं मुख्य बताता हूं 2003, 2005, 10, 12, 17 में भी उन्होंने पदक जीते हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूं पूजा रानी, उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब हमारे 5 प्रश्न यहां से समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे 5 प्रश्न यहां से समाप्त होते हैं तो आज का प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि आकांक्षा पोर्टल जो है ये शुरू किया। अब ऐसा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि ये आकांक्षा पोर्टल जो है ये शुरू किया है? समझ में? अब मेरी बात समझिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आप लोग कमेंट्स करने में बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कमेंट आपने करना ही करना है ताकि मुझे भी पता चले कि जब मैं आपके लिए 10 प्रश्नों को तैयार करता हूं तो आप भी अपने लिए एक प्रश्न को तैयार करें। आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद में कल का प्रश्न देख लीजिएगा। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करूं अगर मैं इसके आंसर की तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है। तो ये मैंने पिछले प्रश्न के बारे में आपको चर्चा कर दी है, ठीक है। कल का जो मैंने प्रश्न पूछा था, उसके बाद आपके सामने आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या आता है? छठा प्रश्न क्या आता है कि नैनो यूरिया को बाजार में लाने की घोषणा करी गई है। नैनो यूरिया जो है इसको अब नैनो मतलब छोटा डिब्बी में आता है। इस नैनो यूरिया को बाजार में लाने की जो घोषणा है ये किसके द्वारा करी गई? तो किसके द्वारा ये घोषणा करी गई? तो देखिएगा ये जो घोषणा है ये इफ्को के द्वारा करी गई है। इफ्को के द्वारा करी गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन बी होगा, इफ्को होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस प्रश्न की और चर्चा में क्या आता है कि इफ्को की पहले मैं आपसे बताता हूं हिंदी क्या होती है कि भारतीय किसान सहकारी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई। साथ साथ में समझिएगा कि इससे क्या होगा कि जो सामान्य यूरिया है जो आप घरों में खेतों में छिड़कते हैं 50 किलो का कट्टा आता है, अब आपको उसकी खपत में कमी आएगी। तो एक बात जरूरी रहेगी कि हमें जो विदेश से मंगाना पड़ता है यूरिया, अब वो नहीं मंगाना पड़ेगा। मतलब लोगों को सब्सिडी भी कम से कम देनी पड़ेगी। साथ में कि जो विदेशी मुद्रा यानी कि जो हम विदेश में खरीद के आते हैं वो विदेशी मुद्रा रोक पाएंगे। इसके साथ साथ ही एक बात और होगी कि जो किसान की लागत है उस पर भी फर्क पड़ेगा। मतलब कि ये लागत जो है ये कम होगी। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण, तो इसको पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ही लागत कम रहेगी, विदेशी मुद्रा को संचित कर सकेंगे हम, आसान रहेगी, कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लाने ले जाने में आसान रहेगा। ये सारी बात देखिएगा, ये है आपका नैनो यूरिया, मतलब कि आप कट्टे से आपकी पीछा छूटेगा। अब आपको सिंपल सा नैनो यूरिया का डब्बा लाना है, उसको खेत में आसानी से छिड़क देना है। मैं बात कर लेता हूं इफ्को के बारे में। तो देखिएगा इफ्को की फुल फॉर्म क्या है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीके नकाई इसके अध्यक्ष हैं। यूएस अवस्थी इफ्को के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको इफ्को से संबंधित बता दी है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के लिए है कि कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना
शुरू करने की घोषणा करी है। कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा जो है ये कौन से राज्य ने करी है? तो कौन से राज्य ने करी है बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने कि अब मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा करी है? कौन सा है? यहां से आपका आता है असम, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आंसर डी, यानी कि असम ऐसा राज्य रहेगा। समझ में आएगा? समझ में आई तो चलिए बात करते हैं सिक्किम, पहला ऑप्शन। अब इन प्रश्नों के बारे में दो बात बताऊंगा आपको, रिवीजन होगा आपका। क्या कि सिक्किम के सीएम कौन है? पीएस तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो गंगा प्रसाद जो है वे सिक्किम के कौन है? राज्यपाल है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जो है वे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और पेमा खांडू सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल है। समझ में आ रही होगी बात। और जिस राज्य ने शिशु योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू करी है, उसके सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। और राज्यपाल की बात करूं तो जगदीश मुखी जो हैं वे इसके यानी कि असम के कौन है? राज्यपाल है, गवर्नर है। समझ में आई ना बात? राज्यपाल को आप इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर, समझ में आई? और सीएम को हिंदी में कहते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद में आइए क्या है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना क्या है? अब इस योजना की बात सुनिएगा। असम राज्य ने शुरू करी है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण जो अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है ये अब शुरू करने की घोषणा करी गई है। और इसके तहत अनाथ बच्चे जो हैं इनको 3,500 रुपए का प्रति माह इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ साथ में अगर लड़की है तो लड़की की शादी में 1 तोला सोना, साथ साथ में 50,000 रुपए वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा, असम सरकार के द्वारा करी जाएगी। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसे में बच्चों को, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आपको टैबलेट दिया जा सकता है, कंप्यूटर दिया जा सकता है, साथ साथ में आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकती है कि कंपनियों में जाने से पहले जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है, वो भी दिया जाएगा। ये सारी बातें थी। अब आइएगा प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 जो है वो है कि भारतीय तटरक्षक जहाज सजन, ये एक जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो युद्ध एक पोत है, युद्ध पोत नहीं, पोत है, इस जहाज है, इसका नाम है सजन। अब ये किसके द्वारा कमीशन किया गया? कमीशन करने का मतलब है किसके द्वारा इसका जलावतरण किया गया। कमीशन करने का मतलब होता है कि जलावतरण करना, कमीशन करने का मतलब जलावतरण, समझिएगा। अब यहां से आपने बताना कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे व्यक्ति है, तो यहां से समझिएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल बहुत ही फेमस व्यक्ति अजीत डोभाल के द्वारा इसको कमीशन किया गया। बात कर लेता हूं पहले ऑप्शन की कि कृष्णमूर्ति नटराजन कौन है? वे भारतीय तटरक्षक के डीजी हैं, महानिदेशक हैं। एडमिरल करमबीर सिंह, बहुत आसान प्रश्न, नौसेना, भारतीय इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। और एक बात और भी प्रश्न कि भारत के पहले सीडीएस कौन है? भारत देश के पहले सीडीएस यानी जनरल विपिन रावत, ये है भारत के पहले सीडीएस। सीडीएस मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हमारे जनरल विपिन रावत। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि सीडीएस का कार्य क्या है? सीडीएस का कार्य क्या है? तो देखिए, तीनों सेनाओं का, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों के सेना अध्यक्ष होते हैं अलग अलग। ऐसे ही सीडीएस का कार्य ये है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच तालमेल स्थापित करना, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही सीडीएस का कार्य होता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे, देखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जिनके द्वारा इसका कमीशन किया गया, इसे जलावतरण किया गया।
बात करता हूं कि 105 मीटर की अपतटीय जो गश्ती पोत है, ये अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला का ये कौन सा जहाज है? तीसरा जहाज है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? ये स्वदेशी रूप से बनाया गया, लेकिन बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन भी किया, साथ साथ में इसे बनाने का काम जो किया वो भी किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका काम किया गया। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिएगा, अब मैं आपसे बात करता हूं, ये आपके सामने ये सजग जो है ये युद्ध पोत, ये पोत है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भारतीय तटरक्षक बल स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 को 1977 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। इसके बल का दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का क्या मनाया जाता है? इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है, इसका दिवस मनाया जाता है। और महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वे भारतीय तटरक्षक बल के कौन है? महानिदेशक है, डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। क्या है कि माली के नए अंतरिम नेता कौन बने? माली गणराज्य के नए अंतरिम नेता कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है कि माली के अब कौन बने हैं अंतरिम नेता। तो यहां से समझिएगा, असीमी गोइटा। असीमी गोइटा जो है, ये नाम ही ऐसे हैं उनके कि असीमी गोइटा जो है वे अब माली के नए अंतरिम नेता बने हैं। समझ में आई तो चलिए बात करते हैं कि एडवर्ड हैगर कौन है? वे स्लोवाकिया के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। विक्टोर ओर्बन कौन है? हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। और अल्बर्टो फर्नांडिस कौन है? अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति है। ऐसे मैं आपके 4, 5, 6, 7 रिवीजन ऐसे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के करा देता हूं, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न राजधानी से आ सकता है, उनके प्रधानमंत्री से आ सकता है, राष्ट्रपति से आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमारे देश के भी मुख्यमंत्री से आ सकता है, राज्यपाल से आ सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ये है, देखिएगा, ये है असीमी गोइटा। असीमी गोइटा देखिएगा, इन्हें साथ साथ में एक उपाधि भी दी गई। कौन सी? प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रांजिशन हेड ऑफ स्टेट की उपाधि भी इनको दी गई है साथ साथ में, ठीक है। अब माली गणराज्य, ये आपका माली गणराज्य है। ये आपका कौन है? माली गणराज्य, जिसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है बमाको। कहां है? इसकी राजधानी है बमाको। फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 22 सितंबर 1960 में। फ्रांस देश का, क्योंकि औपनिवेशिक उस समय चल रहा था, औपनिवेशिकवाद का समय चल रहा था, औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था, तो दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे। जैसे हिंदुस्तान को कब्जा रखा था ब्रिटिश साम्राज्य ने। पश्चिमी अफ्रीका का में स्थित देश है, जो कि अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति इब्राहिम बोबकार, प्रधानमंत्री मोडिबो सडीबी। मोडिबो सिडीबी जो है वह इनके प्रधानमंत्री का नाम है। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद में देखिएगा, आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा है? कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे? देखिएगा, प्रभार पूरी तरह से नहीं सौंपा गया, केवल अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? किसे सौंप दिया गया? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, बताइएगा कि किसे सौंपा गया है। कुलदीप सिंह को अब अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। बात कर लेता हूं तीनों चारों के बारे में। तो देखिएगा, SS देशवाल, ITBP, इंडियन तिब्बत बोर्ड ऑफ पुलिस की इसकी फुल फॉर्म है, जिसके महानिदेशक है। OP सिंह कौन है? CISF के महानिदेशक है। राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक, बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं, ये है NIA बारे में मैंने बताया अभी कि CRPF के महानिदेशक है कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अब महानिदेशक जो कि कुलदीप सिंह है, उनको NIA का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो YC मोदी है, जो कि NIA के महानिदेशक थे, वो 31 मई को, यानी कि कल हो गए वो रिटायर। अब अगर वो कल रिटायर हो गए तो उनका स्थान भी तो कोई लेगा, और उनका स्थान कुछ समय के लिए अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। किसे?
कुलदीप सिंह को, जो कौन है सीआरपीएफ के महानिदेशक है। अब मैं बात करता हूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये मैंने आपको आज की मुख्य जो करंट अफेयर्स थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, और अगर आपको पसंद आता है चैनल तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी जानकारियां मिल सके। समझ में आई बात। दूसरी बात ये है कि अब आपकी हिंदी और मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू होने वाली है। मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी इसी सप्ताह के अंत में मैं आपको शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास भी आपकी शुरू होगी। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप भी, टेलीग्राम भी, सारे सोशल मीडिया ऐप मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।